नमस्कार साथियों। पार्ट वन में मैंने वीडियो में मैं बयान बता रहा था कि जो इन चारों जो थे उनके घर में नौकर और नौकर चार नहीं थे, रसोइया भी था, उसमें सिद्धार्थ पिठानी भी था। तो उन सबके बयान जो पुलिस और सीबीआई को गए हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूं। और 13 जून 14 जून की जो घटनाक्रम है उसके बारे में बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है। तो आइए अब उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। चाबी वाला, जब चाबी नहीं मिला कमरे का तो चाबी वाले को बुलाया गया। करीब 1 घंटा बीत गया चाबी वाले को बुलाने में। दरवाज़ा खुलवाते रहा गया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मितू सिंह को फिर से फ़ोन लगाकर बताया गया। इसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने भी चाबी वाले को बुलाने का फैसला किया। सिद्धार्थ के बयान के मुताबिक सबसे पहले उसने बिल्डिंग के चौकीदार राजू से पूछा कि किसी चाबी वाले को जानते हो। राजू ने वजह पूछी तो सिद्धार्थ ने उसे बताया कि हवा के कारण रूम लॉक हो गया है। राजू ने कहा थोड़ा समय दो, देखता हूँ। सिद्धार्थ के मुताबिक उसने इंतज़ार करने के बजाय गूगल सर्च करके एक फ़ोन नंबर पे फ़ोन किया। उसने पूछा कि क्या वो अभी बांद्रा में है। रफ़ीक चाबी वाले के हाँ कहने पर उसे पता बताया गया। चाबी वाले ने 2000 रुपया लगने की बात की। सिद्धार्थ ने हामी भरी और जल्दी आने को कहा। चाबी वाले ने आने के बाद लॉक देखते ही बोला इसे तोड़ना होगा। इजाज़त मिलने पर उसने लॉक तोड़ दिया। जैसे ही उसने लॉक तोड़ा सिद्धार्थ ने उसे 2000 रुपये दिए और अपना सभी सामान पैक करके जाने को कहा। सिद्धार्थ ने बयान में बताया कि उसने सोचा उस बात को राज ही रखें, इसलिए वह किसका घर है यह बात भी चाबी वाले को नहीं बताई गई। ये बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे कि जब उसने चाबी वाले ने ताला तोड़ा तो उसी वक्त उसे ये क्यों बोला गया कि अब तुमने ताला तोड़ दिया, अब फटाफट तुम यहाँ से निकलो, ये लो पैसे। क्योंकि क्या सिद्धार्थ पिठानी को पहले से ये चीज़ें पता थी कि ऐसा कुछ हो चुका है या होने वाला था कि उसने तुरंत ही चाबी वाले को वहाँ से रफ़ा दफ़ा किया। ये एक गंभीर बात है और ये पॉइंट नोट करने के लायक है। अब देखिए, अब कमरा खुलने के बाद क्या हुआ। उसके जाने के बाद, चाबी वाले के जाने के बाद दीपेश और सिद्धार्थ दरवाज़ा खोलकर कमरे में गए। नीरज बाहर ही खड़ा रहा। कमरे की लाइटें बंद थी, पर्दे लगे हुए थे। जैसे ही लाइट जलाया तो उनके बयान के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत पंखे से लटके हुए थे। सभी हैरान रह गए। उनके पैर पलंग के किनारे लटके थे। हरे रंग के कुर्ते का फंदा गले में था और फंदे की गांठ गले में बाएं तरफ थी। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बयान है इन लोगों का, सिद्धार्थ पिठानी का, दीपेश सावंत का, कि सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में जब ये गए तो वो पंखे से लटके हुए थे। अब जबकि पूरी दुनिया को पता है कि किसी ने उन्हें हैंगिंग नहीं देखा, हैंगिंग का कोई फ़ोटो नहीं है, और जब इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े स्टार के साथ अगर ऐसी घटना होती है तो किसी के पास सबूत क्यों नहीं है, किसी के पास फ़ोटो क्यों नहीं है हैंगिंग। क्या इतनी जल्दीबाजी थी सबूत को मिटाने की। बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि जब कुछ भी बड़ा हादसा होता है तो उसमें बहुत ही सावधानी बरती जाती है, परंतु इन लोगों का इस तरीके का बयान देना इन्हें खुद शक के दायरे में खड़ा करता है। सिद्धार्थ ने, उसके बाद क्या हुआ कि सिद्धार्थ ने तुरंत मितू सिंह को फ़ोन किया और बताया कि सुशांत फंदे से लटके हुए हैं। नीरज और केशव अब तक कमरे से बाहर ही खड़े थे। सिद्धार्थ ने एम्बुलेंस के लिए 108 पे कॉल किया और जल्दी डॉक्टर के साथ आने की गुहार लगाई। सामने वाले ने वजह पूछा और नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरे एक दोस्त ने खुद को हैंग कर लिया है। नाम बताने पर जोर दे करके उसने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत। इस बीच सिद्धार्थ के फ़ोन पर बड़ी बहन का कॉल आ गया था। सिद्धार्थ के मुताबिक बहन के मुंह से जब जीजा ने फांसी शब्द सुना तो उन्होंने कहा कि पहले उतार कर देखो, सांस तो नहीं चल रही। दीपेश ने अपने बयान में कहा है कि सिद्धार्थ ने जब कहा कि सुशांत को नीचे उतारना पड़ेगा तो मैंने उससे पूछा कि किसने कहा। सिद्धार्थ ने बताया जीजा जी ने। सिद्धार्थ ने चाकू मंगवाया, बीच के कपड़े में कट मारा और सुशांत सिंह जिस पोजीशन में थे वैसे ही नीचे सुला दिया। पैर बेड के उस पार ही थे। करीब 5 मिनट बाद मितू सिंह पहुंची और सुशांत को देखते ही कहा, बाबू गुलशन, ये तुमने क्या कर लिया। सिद्धार्थ ने बयान में बताया कि सुशांत को CPR देने की कोशिश की गई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नीरज ने गले का फंदा किसी तरह गांठ खोलकर निकाला।
बहन मीतू ने सुशांत का शव सीधा करने को कहा। दीपेश ने पैर पकड़ा, जबकि सिद्धार्थ और नीरज ने कंधा पकड़कर उठाया, सीधा किया। तब तक पुलिस पहुंच गई और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। ये जिस तरीके की कहानी बताई जा रही है, ये बयान में ऐसा लग रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ और पूरा एक स्टोरी बनाई गई है कि ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर हमने उसको फ़ोन किया, फिर हमने फंदे पे लटके हुए देखा। ये सारी कहानी बता करके, और ये सारा मुझे जो लग रहा है कि ये इन चारों को पकड़ करके गहरी पूछताछ करने की ज़रूरत है। और पूछताछ ही नहीं, सिर्फ इन्हें 3rd डिग्री पूछताछ की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम 3rd डिग्री ये पूछताछ नहीं करेंगे, इस तरीके की कहानी इन्होंने क्रिएट करके, जो मैंने आपको बयान सुनाया, ये इन्होंने इस तरीके से कहानी को क्रिएट किया है कि इससे ये लग रहा है कि सब कुछ हाँ सही हुआ है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे शक के दायरे में हैं। और मैं तो यही मांग करूँगा, मैं तो यही कहूँगा सबसे कि आप सब लोग इस न्याय की लड़ाई में पीछे मत हटिए। बहुत ही बड़ा ये धोखा हुआ है, और इस धोखे में जितने लोग शामिल हैं, ये 4 नाम जो बार बार आ रहे हैं, जो उस रात को साथ थे, वहाँ पे साथ थे, इन चारों नामों पे आज भी बहुत ही बड़ा शक है। और अगर शायद इन चारों को गिरफ्तार किया जाता है, इन चारों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है, कड़ी पूछताछ की जाती है, तो शायद ये कुछ बड़ा उगलें अपने मुंह से, और इस जो एक बहुत ही सीधा साधा हमारा स्टार था, उसको जिस प्रकार से इन लोगों ने मिल करके ख़त्म किया है, वो कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सामने देखने को मिलेगा, और न्याय की इस लड़ाई में जीत होगी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि न्याय के लिए इस लड़ाई में आप बने रहिए, और इस न्याय की लड़ाई में हमेशा के लिए बने रहिए। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है, हमें शांत नहीं बैठना है, हम अंतिम दम तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और अंत में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एकता ज़रूर बनाए रखिए, क्योंकि एकता ही हमारी ताकत है, और एकता से ही हम इस न्याय की लड़ाई को आगे लेकर के काफ़ी लंबा लड़ना है। तो इसलिए बिल्कुल छोटी बातों को भूल करके एक होकर के इंसाफ की आवाज़ उठाते रहिए। जय हिंद।